सिंपल क्वेश्चन से लेकर टफ क्वेश्चन तक मैं करवा दूंगा, जिससे आपसे क्वेश्चन कहीं से भी आए, आर्य सवाल से आए, एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से, आरडी शर्मा से, आपसे छूटेगा ही नहीं, गारंटी है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको। हेलो गाइज, सो वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम लोग रियल नंबर्स के क्लास 9 पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे की ओर जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियोस में आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे होगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना। और आज हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे, और अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लेते हो तो आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन जानने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियोस में हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जाना था और रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जैसे 1/2 इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.5, ये इसके बाद अपने मन से तो कुछ नहीं लिख सकते, ये आगे नहीं बढ़ जाए। टर्मिनेट मतलब ये वैसा डेसिमल जो रुक जाए अपने आप, 0.5। ठीक है, वैसे 1.4 पे क्या होगा, 0.25, इसके बाद तो कुछ नहीं आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या होगा, जैसे 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3333, ये 33 रिपीट हो रहा है। ठीक है, वैसा डेसिमल, ठीक है, ए नंबर, वैसा नंबर जो कि उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल, और ना ही उसको रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसा नंबर जिसको ना तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ना ही रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ना ही इस तरीके का होगा, ना ही इस तरीके का होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन पिछले वीडियोस में बहुत आसानी से समझा था। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस, हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हो, 0 1 है, फिर 001 है, फिर 001 है, फिर 40 है, ठीक है, फिर 1 है, मतलब ऐसा सो ऑन जाते जा रहा है। ठीक है, वैसे 02 है, फिर 20 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 30 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 40, उसके बाद 2 है। ठीक है, और ऐसा ये चलते जा रहा है। उसी तरीके से ये भी हमारा एग्जाम्पल है, ये 13 है, 113 है, 113 है, 113 है। ठीक है, ये सो ऑन चलते जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब कोई खत्म ही नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिपीट भी तो नहीं ना कर रहा है, कहाँ, एक सीक्वेंस में, जैसे यहाँ पे बार बार 3 रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसको रिपीट नहीं बोलते हैं। ये 0 1 रिपीट थोड़ी हो रहा है, अगला बार 001 आ गया, फिर ये नहीं रिपीट हो, अब 001 आ गया, ये अंतर है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो वैसा नंबर जिसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन रिपीटिंग को और दूसरा नाम क्या था, रेकरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या बोलो नॉन रेकरिंग, एक ही बात है। अब कुछ और देख लेते हैं, इरेशनल नंबर्स और अलग अलग तरह का, तो वो देखते हैं। अगला है कि कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो नंबर भी इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2। ठीक है, तो √2 ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2। ठीक है, जैसे इसका, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे √4, तो 4 किसी का स्क्वायर है, किसका है, 2 × 2, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है, तो ये तो हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। लेकिन √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर 1.414 इस तरीके के डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। वैसे ही √3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और क्या क्या हो जाएगा, √5। ठीक है, √4 तो नहीं होगा। ठीक है, √4 तो हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, √6, √7, √8। ठीक है, √9 नहीं, √9 तो हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, √10, √11, समझ रहे हो ना, मतलब वैसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अलग तीसरा देखते हैं, वैसा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब भी नहीं है। जैसे 2 का परफेक्ट क्यूब पता है आपको, नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही √3 का, फिर √4 का, फिर √5 का क्यूब। ठीक है, फिर √6 का क्यूब, ये सब हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, √9 का क्यूब, फिर ऐसे करते करते √8। ठीक है, तो ये √8 जो है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। इसका क्यूब तो हमको पता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रैशनल नंबर। और ये सभी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर।
ठीक है, इरेशनल नंबर। एक बात याद रखें, कोई एम है, पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, वो क्या है, परफेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो इसका एम का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हो, 2 3 4, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोई एक नंबर है एम और उसका परफेक्ट क्यूब, ठीक है, उसका क्यूब जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब नहीं है एम, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी दे सकता है, लेकिन वहाँ पे लिखा होगा कि एम इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट लगा हुआ तो वो इरेशनल हो जाएगा। फिर वो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है एम इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब और क्यूब रूट दिया हुआ तब भी वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। इस तरीके का एम की जगह मतलब कुछ भी वैल्यू पुट कर लो यार, ठीक है। तो ये हमारा सभी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये तो रैशनल था, ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया ऐसा, ठीक है, और ये तो रैशनल था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको आता है वो है ये कि पाई और 22/7 का डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा इस तरह के फॉर्म में, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको नंबर डायरेक्ट ना दे करके एम एन एक्स वाई कुछ भी दिया रहे, लेकिन लिखा रहेगा कि इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, एक नंबर के लिए, ठीक है। अब 22/7 और पाई, ठीक है, आपको बताना है कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। तो अभी तक तो आप जानते होंगे, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ 8th क्लास में, कि पाई का वैल्यू तो 22/7 लेते हैं, ठीक है, तो वो याद रखिएगा, वो हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, पाई अलग है 22/7 अलग है, ठीक है। 22/7 का वैल्यू फिक्स्ड हो गया 22/7, ठीक है, फ्रैक्शन में ये वैल्यू फिक्स्ड हो गया कि 22/7, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इसका वैल्यू फिक्स्ड हो गया। लेकिन पाई का जो वैल्यू फिक्स्ड ही नहीं होता है, 3.14 वह चलते जाता है, ठीक है, वो रुकता ही नहीं है, ठीक है, वो रिपीट भी नहीं होता है, टर्मिनेट भी नहीं होता है। तो ये पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ये जरूर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई पूछे तो बोलिएगा कि 22/7 हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, और 3 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी नहीं होता है, टर्मिनेट भी नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। दोनों का वैल्यू लगभग सेम होता है, इसीलिए हम लोग मेंसुरेशन में पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं। लेकिन जब आपसे पूरा डिटेल में पूछे कि कौन रैशनल है कौन इरेशनल है तो आप ज़रूर बताएंगे, और कारण भी बता देंगे अगर रीज़न पूछेगा तो, कि 22/7 हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू है इसका, ये जरूर ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड वैल्यू, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर एंड पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स मूव। सो गाइज ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं करवाते जा रहा हूँ बस उस वीडियो को फॉलो करो और क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, आपको 100 में 100 डायरेक्ट आ जाएगा, करवा दूंगा, बस आपको इस वीडियो को फॉलो करना है और आपको 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आएगा, ठीक है। आपको नहीं सोचना है कि आप पहले वीक हो या स्ट्रांग हो, ठीक है, कोई बच्चा वीक नहीं होता है यार, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, आप स्ट्रांग हो गए, ठीक है। तो पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि कोई 2 नंबर दिया रहे और 2 नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते थे, तो जो हमारा आंसर आता था वो दोनों के बीच में लाई करने वाला रैशनल नंबर होता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पे कह रहा है कि हमें इरेशनल नंबर निकालना है, हमें क्या निकालना है, इरेशनल नंबर। तो चलिए इरेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या होता है देख लेते हैं। तो पहले इसको और इसको हमको डिवाइड करना होगा। तो 1/7 को पिछले वीडियोज़ में मैंने डिवाइड किया था, मैं बार बार डिवाइड नहीं करने वाला, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। उसका आंसर आता है 0.142857 और 142857 बार बार रिपीट करता है, ठीक है। और फिर उसी तरीके से 2/7 जो है उसका आंसर हो जाएगा 0.285714, ठीक है, और वो भी बार बार इतना के बाद वो रिपीट करेगा। क्यों रिपीट करेगा, 1/7 का वैल्यू इतना है तो 2/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2/7 को लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2, इसका जो आंसर आया उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर है 0.142857, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल रहेगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये बार बार रिपीट करा तो इस पर भी बार रहेगा, ठीक है, इतना आपको चेक करना पड़ेगा एग्जाम में। अब हमारा जो ये दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं 0.142857, ठीक है, इसको और इसको कैसे लिख सकते हैं 0.285714, ठीक है। अब ये दोनों नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर इस दोनों के बीच में होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप इस तरीके से ले लो 0.14 के बाद आप क्या आएगा 5 आएगा, तो 1 के बाद जो 5 आएगा वो इसके बाद ही तो आएगा, मतलब ये दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है।
तो आप 5 ले लो, ठीक है। तो 1 5 ले लिया, फिर 0 1 5 ले लो, फिर 00 1 5 ले लो, फिर 000 1 5 ले लो। तो ये जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है कोई कट भी नहीं रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। जैसे दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई करता है, वैसे ही दो नंबर के बीच में हमारा इनफाइनाइट इरैशनल नंबर लाई करेगा, ठीक है। आप बहुत सारे इरैशनल नंबर बता सकते हो जब इन दोनों का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये दोनों नंबर के बीच में हमारा एक इरैशनल नंबर ये हो गया, ठीक है। और बोलता और ढेर सारा बोलता तो हम एक और लिख देते 0.15 के बाद 1601, फिर 60016 ठीक है, फिर 17, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि 17 तक ही लिखो, आप इससे भी चेंज ला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से भी एक ये है तो देखो ये है तो इसको लिख सकते हो 0.16, ठीक है, फिर 0016, ठीक है, फिर 00016, फिर 000016। तो ये और ये अलग हो गया, ठीक है। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, क्योंकि ये 16 के बाद 2 0 और ये 1 है, ठीक है। तो इनफाइनाइट इरैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो बस ये था। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सो इसे गाइस ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इरैशनल नंबर्स का पहला जो प्रॉपर्टी है वो मैं लिखूंगा नहीं, उसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो उसमें है क्या कि सिंपल दो इरैशनल नंबर है, जैसे √2 इरैशनल नंबर है और √3 सेम भी हो सकता है, अलग अलग, ये दोनों इरैशनल नंबर है। तो दोनों आपस में जुड़ सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। इसको हमको जोड़ना है तो कैसे लिखेंगे √2 प्लस √3, बस यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर √2 और √2 होता तो सेम है, तो इसको हमको जोड़ना है √2 प्लस √2, क्या हो जाएगा, √2 दो ठो है, एक दो है तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर अलग अलग है तो बस जोड़ना है तो प्लस का साइन दे देंगे, घटाना है तो माइनस का साइन दे देंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना होगा √2 इंटू √3 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। रूट अलग अलग है तो पूरा पे रूट हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड करना है √2 को √3 से, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा √2/√3। ये पूरा पे भी रूट ऐसे हम लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये सिंपल सा था। और अगर लेकिन √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना हो तो पूरा पे हो जाएगा 2 इंटू 2। अब आपको पता है कि रूट के अंदर 2 रहता है, जो ये 4 हो गया तो 4 का रूट क्या होगा 2, आंसर, ठीक है। तो ये सेम चीज़ अगर रूट में 2 बार मल्टीप्लाई है तो इसका रूट हट जाता है, ठीक है। आरी बात समझ में। और डिवाइड करना होगा तो √2 को √2 से, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। ये तो आसान था। दूसरा देखते हैं कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल। जैसे आपसे बोला जाए ये है कि कोई दो इरेशनल नंबर को अगर जोड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। फॉर एग्जांपल जैसे √2 और √3, ये दो इरेशनल नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद भी ये इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पे हमारा जो आंसर है वो इरेशनल ही आए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 2 प्लस √3 है, ठीक है, एक, और दूसरा है 4 माइनस √3 है, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर हो गया और ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। अब ये कैसे, आप बोलो तो ये रैशनल और इरेशनल, जब रैशनल और इरेशनल को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या आता है, हमेशा इरेशनल आता है। या घटाने पे भी हमारा हमेशा क्या है, जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है। तो ये इरेशनल है और ये इरेशनल है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं 2 प्लस √3 प्लस 4 माइनस √3। जैसे हम जोड़ेंगे तो ये प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 6, और 6 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार दो इरेशनल नंबर को जोड़ें तो वो हमारा इरेशनल ही है, ठीक है। लेकिन अगर सम या सब्ट्रैक्शन करें, सम या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2, ठीक है, या 2 नहीं, सम या सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल आएगा, ठीक है। जब भी हम कोई एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़े या घटाए तो हमेशा हम जो हमारा आंसर होगा वो इरेशनल आएगा। फॉर एग्जांपल ये 2 हमारा रैशनल है और √3 हमारा क्या है, इरेशनल है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये हमेशा जो इरेशनल होगा, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। या घटाए भी 2 को 3 से घटाइए, ये रैशनल है, रैशनल में से इरेशनल घटा रहे तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा। ये हमेशा इरेशनल होगा जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो गाइस ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई रैशनल नंबर हो और इरेशनल हो, दोनों को सम करेंगे, जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। या दोनों का डिफरेंस, मतलब दोनों को घटाने पर, एक रैशनल नंबर है दूसरा इरेशनल नंबर है, दोनों को घटाने पे हमेशा हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। या दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, किसको, रैशनल और इरेशनल नंबर को, तो हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा,
ठीक है, या दोनों को डिवाइड करें, हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, ठीक है, एक रैशनल नंबर है, और √3 है, एक इरेशनल नंबर है। जब दोनों को हम जोड़ देंगे तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। या दोनों को हम घटा देंगे, एक रैशनल को इरेशनल को घटाएंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। या दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 4 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा 4√3, यहाँ पर कोई साइन, इसका मतलब 4√3 मल्टीप्लाई है, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। या 4 को हम √3 से डिवाइड करेंगे तब भी ये हमारे पास क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का, और डेफिनेटली अगर एग्ज़ाम होगा, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो या फॉर्मेटिव हो, एग्ज़ाम हो आपका या 20 नंबर का या 100 नंबर का, जो भी हो, उसमें आपका ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 1 नंबर के लिए, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। सो गाइस, पहला प्रॉपर्टी जो है कि अगर कोई 2 इरेशनल नंबर है और दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल ही आए, वो रैशनल भी आ सकता है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, कोई 2 रैशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो पहले समझते हैं, जैसे हमारे पास एक रैशनल नंबर है 2 और इरेशनल नंबर 3, दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या आएगा, सम ऑफ रैशनल इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये भी रैशनल इरेशनल को घटाएंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। देखिए अब ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। चांसेस है, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमेशा इरेशनल नंबर ही आए। देखिए यहाँ पे किया गया कि नीड नॉट बी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 इरेशनल नंबर को जोड़े तो इरेशनल नंबर ही आए। इरेशनल नंबर आ सकता है लेकिन नहीं भी आ सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये एक इरेशनल नंबर है जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 4 माइनस √3 से, ये भी एक इरेशनल नंबर है। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 प्लस √3 प्लस 4 माइनस √3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास तो 6 आ गया। ये तो क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास 4 प्लस √3 है और एक इरेशनल नंबर है और एक ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। दोनों को अब हम जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 4 2 6 आ रहा है, प्लस √3 कितना है, 2√3, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये तो रैशनल और एक इरेशनल है, तो पूरा रैशनल और इरेशनल के सम को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल, तो ये एक इरेशनल हो गया। तो जैसा कि देखा आपने, अगर एक इरेशनल नंबर है और दूसरा रैशनल नंबर है तो दोनों को जोड़ेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई दोनों इरेशनल नंबर है तो दोनों को जोड़ने पे जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। कभी रैशनल नंबर आएगा, कभी इरेशनल नंबर भी आएगा, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से अगर कोई 2 इरेशनल नंबर है, अगर दोनों को घटाएं तब भी ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। वो रैशनल नंबर भी आ सकता है कभी कभी और कभी कभी इरेशनल नंबर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 प्लस √2, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। हमको घटाना है एक और इरेशनल नंबर से, तो एक ले लेते हैं 5 या 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 प्लस √2, ठीक है। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों को हम घटा रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो क्या क्या आता है, देखिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 5 प्लस √2 माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस प्लस माइनस √2, ठीक है। तो ये प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 4 जाए, कितना बचेगा, 1, और ये 1 तो रैशनल नंबर आ गया, 1 क्या है, रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 इरेशनल नंबर को घटाने पे वो इरेशनल नंबर आए, ठीक है। कभी वो रैशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है, कभी इरेशनल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल 5 प्लस √2 है, ये एक इरेशनल नंबर है और हमको एक ये इरेशनल नंबर, दोनों को जोड़ना है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 5 प्लस 2√2, ये एक इरेशनल है। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर आ रहा है और यहाँ पर रैशनल नंबर आ रहा है। तो कभी भी कोई 2 इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आएगा, वो रैशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा। उसी तरीके से डिफरेंस घटाने पर भी वही सेम होगा, गुना करने पर भी वही सेम होगा। जैसे √3 एक इरेशनल नंबर, हम गुना करते हैं √3 से, ये भी एक इरेशनल नंबर। कोई 2 इरेशनल नंबर है ना, ये 2 इरेशनल नंबर है, तो हमेशा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये तो रैशनल आ रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों को गुना करने पे 2 इरेशनल नंबर को गुना करने पे इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से कोई 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पे, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर है, वो कभी कभी रैशनल भी आ सकता है। काट दीजिए, रैशनल आ गया, ठीक है। तो ये और ये उतना टफ नहीं है, बस एक बार आप 5 मिनट देख लोगे, समझ लोगे तो आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। और उसी तरीके से ये भी अगर क्विक रिवीजन एक लाइन में बोला जाए तो क्या, कि कोई भी 2 इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं
या गुना करते हैं किसी भी दो इरेशनल नंबर को या डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही आए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही हमारा आए, ठीक है। कभी कभी वो रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो नीड नॉट बी एन इरेशनल। और बाकी कोई एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है तो दोनों को घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये RSO वाला क्वेश्चन है और कोई पूछ रहा है कि क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर ही होता है क्या? जैसे 3, 4, 5, 6, तो ये हर इसका स्क्वायर रूट का इरेशनल नंबर होता है √3, √4, √5, √6। तो √3 का जो 3 जो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव है, और इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है, बिल्कुल। √5 का भी बिल्कुल, √6 का भी बिल्कुल, लेकिन √4, ठीक है, क्या आप लोग लिखेंगे नो? क्या आंसर देंगे? नो, क्योंकि 4 जो है, 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और उसका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं है, वो क्या है, वो तो रैशनल नंबर है। उसी तरीके से √9 सॉरी 9 है हमारा, ठीक है। तो 9 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो 3, ठीक है, विच इज रैशनल, क्या है, रैशनल है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। कभी कभी रैशनल भी होता है, ठीक है। जैसे हमेशा तो इरेशनल नहीं होगा, लेकिन कभी कभी रैशनल होगा। जैसे 4 के केस में वो रैशनल होगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रैशनल आएगा, ठीक है। उसी तरीके से क्यूब रूट क्या सारा पॉजिटिव इंटीजर है उसका इरेशनल आएगा, तो उसका भी आंसर देंगे नो। क्या देंगे, स्क्वायर रूट की जगह पे अगर क्यूब रूट रहेगा तभी उसका आंसर क्या देंगे, नो। क्योंकि अगर 8 आता है तो 8 पॉजिटिव इंटीजर है और इसका जब हम क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा, वो 2 आएगा। तो 2 तो क्या है, रैशनल है, क्या है, रैशनल है। लेकिन अगर 7 रहेगा, 7 का अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो वो तो इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। 2 का भी क्यूब रूट इरेशनल रहेगा, 9 का भी क्यूब रूट इरेशनल नंबर रहेगा, लेकिन 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो उसमें लिखेंगे सेम चीज़ लिख देंगे इसका आंसर में नो, और स्क्वायर रूट जब यहाँ पे लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोई 3 एग्जाम्पल बताइए जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म में जब लिखे हम किसी नंबर का तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। मतलब हमको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बताना है, तो हमको इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल नंबर क्या है, √2, √3, √5, √6, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी डेफिनेशन ही पूछ लेता है कि कोई 3 एग्जाम्पल बताइए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो हम जानते हैं √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 होगा, √6 होगा, क्यूब रूट भी √2 का वो भी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सो गाइज अब हम लोग समझेंगे कि √2, √3, √5, √6, √7, ठीक है, इन सब को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, हमें शो करना हो तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज वी हैव टू, हमें क्या करना है कि हमें एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है, हमने कर लिया है, और इसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। और कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है जिसे हम 0 मार्क कर देंगे, ठीक है। और इस 0 को हम, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे O, ऑलराइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, √2 रिप्रेजेंट करना है। तो पहले समझते हैं कि √2 आएगा कैसे। √2 आखिर लंबाई ही तो है, वो हमें लंबाई निकालना है इस लाइन पे कि √2 कहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर सबको रिप्रेजेंट करना है तो ढेर सारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो लंबाई हम लोग इस पे आएगा वो हाइपोटेन्यूस का लंबाई आएगा, हाइपोटेन्यूस का। तो बेसिकली हाइपोटेन्यूस √2 कब होगा, ठीक है, तो जब अगर इसकी लंबाई परपेंडिकुलर है ये, और ये भी एक साइड परपेंडिकुलर है, इसकी लंबाई अगर 1 यूनिट होगी और इसकी भी अगर 1 यूनिट होगी तो हाइपोटेन्यूस का लंबाई √2 हो जाएगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो परपेंडिकुलर साइड होता है उनका स्क्वायर का सम, अगर इसको हम h माने तो स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, और h बराबर क्या हो जाएगा, √2, ठीक है।
तो अब तो हमें समझ में आ गया कि हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें दोनों परपेंडिकुलर साइड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट, ठीक है। अब समझते हैं कि 1 यूनिट किस चीज़ का नाम है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया कि हमें कितना भी डिस्टेंस लेना है यहाँ से यहाँ तक, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो या 3 सेंटीमीटर हो। लेट सपोज मैं यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वो ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर अगला जो डिस्टेंस है फिर मैं यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। तो ये जो 3 सेंटीमीटर है इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट। इसे मैंने 1 यूनिट मान लिया, ठीक है। तो अगला सेम डिस्टेंस पे ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब भी बनाएंगे तो टीचर को समझाने के लिए हम लिख देंगे कि जो 1 यूनिट है, स्केलिंग जो हमने की है, स्केलिंग चेंज कर दी है, जो 1 यूनिट की जो वैल्यू है हमने ली है 3 सेंटीमीटर। ये जो 1 यूनिट है इसकी लंबाई मैंने 3 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट से एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री का ड्रॉ करना है तो अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर है तो आप प्रोट्रैक्टर से यहाँ पे मार्क करके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर नहीं है, जैसे मेरे पास अभी नहीं है, तो आप कंपास से बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप आसानी से 90 डिग्री इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बट मेरे पास अभी कंपास है तो मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री बना लेता हूँ और वो कुछ इस तरीके से सबको आता होगा। फिर यहाँ से हम लोग मार्क करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ से मार्क करेंगे और ये जहाँ पे दोनों कट करेगा वो हमारा 90 डिग्री ड्रॉ होगा, ठीक है। तो चलिए 90 डिग्री यहाँ से यहाँ पे। अब हमें करनी क्या है कि जो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमने मार्क करके ली थी, ये उतना ही डिस्टेंस इस साइड का भी, परपेंडिकुलर साइड का भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये 3 सेंटीमीटर या कहें कि ये 1 यूनिट है तो ये भी क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे इस साइड को। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमने परपेंडिकुलर बनाया है तो यहाँ पे साइन दे देंगे परपेंडिकुलर का, ठीक है। और ये अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसमें जो परपेंडिकुलर साइड है ये और ये, उसका जो लंबाई है ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है ना। तो अब ये जो हाइपोटेन्यूस होगा, ये जो हाइपोटेन्यूस होगा इसकी लंबाई को हम लोग मार्क करेंगे, इसकी लंबाई को हम लोग मार्क करेंगे और इसकी लंबाई को हमने मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कंपास रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारे लाइन एक्स वाई को कट करता हो, ठीक है। तो ये जो आर्क है हमारे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे, कुछ भी पी नाम दे देंगे, ठीक है। वहाँ पे कट कर रहा है तो ये जो पी होगा हमारा, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये √2 हो गया, ठीक है। तो ये जो होगा ये पॉइंट पी हमारा √2 हो गया, ठीक है। पॉइंट पी हमारा √2 हो गया। उसी तरीके से अब हमें √3 बनाना है तो हम क्या करेंगे, अब √3 कैसे बनेगा, अब इस √2 को हम बेस मानेंगे और इस पे एक 90 डिग्री का हम लोग साइड बनाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमें हाइपोटेनस जो है 3 चाहिए, √3। तो अगर हमारा एक साइड √2 हो और एक 1 हो तो स्क्वायर करेंगे √2 का तो 1 हो जाए, 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, ये हमारा √3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री एक ड्रॉ किए इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने कट किया, आप यहाँ से भी कट किया। आप सिंपली प्रोट्रैक्टर से ही बना सकते हो या आप स्केल से, लाइन से भी आप रफली भी इस तरीके से 90 डिग्री करके बनाओगे, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें ये लाइन ड्रॉ कर देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि इस जो लाइन होगी परपेंडिकुलर लाइन की, इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए, जो कि ये है, ठीक है। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं, ये डिस्टेंस की लंबाई, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमने कट कर दिया, ठीक है। अब इसे हमें ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा √2 है, ये 1 यूनिट है,
तो अब ट्राइंगल में हम ये √2 और ये 1 है, तो √2 का अगर हम स्क्वायर करें और 1 का जो स्क्वायर करें और इसे हम h मान लेते हैं, ठीक है, ये हम h मान लेते हैं, तो h का स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये 2 + 1, तो h जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, √3 के, ठीक है। अब अगेन हमें क्या करना है, अगेन हमें करना क्या है कि हम इसकी लंबाई जो है ड्रॉ करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे, लेट लाइक दिस, और फिर यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आएगा इसे हम Q मान लेते हैं, ठीक है, Q, ये हमारा √3 हो गया, ठीक है, √3। अब अगेन हमें अब √5 बनाना है, सो ये √2 है, √1 तो हमें √3 मिल रहा है, अब हमें √5 चाहिए, तो √5 कैसे आएगा। तो अगर हम सोचते हैं कि फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें एक जो लंबाई होगा वो √3 होगा, तो और एक दूसरा जो है 1 यूनिट लेंगे, तब हमें हाइपोटेनस कितना मिलेगा, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे, तो वही आंसर आएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, और 4 का रूट कर देंगे क्योंकि ये रूट होगा दोनों, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। मतलब √5 जो है हमें दूसरे तरीके से बनाना होगा, मतलब हमें √5 बनाने से पहले हमें √4 बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कंपास लेंगे, और आपके पास अगर प्रोट्रैक्टर होगा तो प्रोट्रैक्टर से आप 90 डिग्री ड्रॉ कर देना। तो बहुत अच्छा डायग्राम बनने वाला है, थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इस पर ये लाइक कर, अब ये जो हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया है तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए। 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, ठीक है। तो स्केल से फिर हम इसको मेज़रमेंट करेंगे 1 यूनिट को, और यहाँ से मेज़र करने के बाद कट कर देंगे, ठीक है, और फिर इसे हम मिला देंगे। तो ये 2 है और ये 1 है और ये 90 डिग्री हो गया। सोचना कि √6 कैसे आएगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसी तरीके से √6 बनाना हो तो फिर हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका लंबाई 1 यूनिट ही होगा, और फिर उसके बाद हम हाइपोटेनस को ज्वाइन करेंगे और फिर उसको जो मार्क करेंगे वो √6 होगा, ठीक है। वैसे ही √7 होगा, वो हम निकालते जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, उसका 1 यूनिट है और इसे मैंने मिला दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। कैसे, आप चेक कर लेना, हाइपोटेनस से ये √6 ही आएगा, और फिर इसे कंपास से हम इसे मार्क करके मिला देंगे। लेट सपोज यहाँ से यहाँ है, तो इस तरीके से ये हमारा जहाँ पे ये इस लाइन को आगे बढ़ा करके कट करेगा वो हमारा √6 होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम √7 कैसे आएगा, तो ये हमारा √6 एक ट्रायंगल में √6 और ये 1 है, इसको फिर एक 90 डिग्री का हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट होगा, फिर इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे, फिर इसको हम ऐसे करके जो कंपास से बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ हमारा वो √7 आएगा, ठीक है। तो और लिखने के बारी आई कि इसे लिखेंगे कैसे। तो गाइज अगर आप लिखना चाहो इसको तो आप नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टीचर से अपने पूछ लेना। अगर टीचर बोलते हैं लिखना है तो आप क्या करना, लिखना कि वी ड्रॉ अ लाइन XY लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वी मार्क पॉइंट O एज 0, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना वी टेक OA इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड AB इज इक्वल टू 1 यूनिट। आप नाम दे देना ABCDEF कुछ भी, ठीक है। अब आप बताना कि वी नो दैट कि जो OA का जो स्क्वायर होगा प्लस AB का जो स्क्वायर होगा वो इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। OA हमने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो OB का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो OB कितना हो जाएगा, यहाँ से √2 हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट जो आपने P मार्क किया है सो भी P इज इक्वल टू √2, यहाँ से आर्क ड्रॉ करना, P √2 है, ठीक है। सिमिलरली आप क्या लिखोगे फिर ऑल्सो जो OC, इसको आप मार्क करना C, जो OC का जो स्क्वायर होगा वो OB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो OB कितना है हमारे पास √2 का स्क्वायर, BC कितना हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 + 1 3, तो OC जो है हमारे पास √3 आ जाएगा, ठीक है। तो OC हमारा √3 आ गया, और ये पॉइंट Q को रिप्रेजेंट करना है, तो पॉइंट जो Q है आप नीचे लिख देना कि जो Q है वो √3 है। इस तरीके से अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे लिख सकते हो, वरना आप इसे बना करके छोड़ दो और सिर्फ इतना भी लिख दोगे, बना दोगे अच्छे तरीके से, और ये ज़रूर लिखना, फुल में फुल मार्क्स आएगा।
तो आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन अगले वीडियोज़ में हम लोग रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और कल अगला वीडियो जो होगा लास्ट पार्ट होगा और खत्म हो जाएगा चैप्टर। पूरा अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।